मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसके बाद उसी दिन आधी रात से 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे। पूरे देश में उस समय हलचल बढ़ गई और लोगों को अपने पास जमा काले धन की फिक्र पड़ गई थी। अगले दिन से ही 500 और 2000 के नए नोट चलन में आ गए थे। सरकार के इस फैसले ने देश भर के लोगों को बैंकों और एटीएम की लाइनों में खड़ा कर दिया था। लोगों के व्यापार और हर रोज के कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो गए थे। 2016 में विवेक शर्मा ने याचिका दाखिल कर सरकार के फैसले को चुनौती दी। इसके बाद 58 और याचिकाएं दाखिल की गई। अब तक सिर्फ 3 याचिकाओं पर ही सुनवाई हो रही थी, लेकिन अब सब पर एक साथ सुनवाई जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में होगी। 16 दिसंबर 2016 को ही ये केस संविधान पीठ को सौंपा गया था, लेकिन तब बेंच का गठन नहीं हो पाया था। 15 नवंबर 2016 को उस समय के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने मोदी सरकार के इस फैसले की तारीफ की थी। चीफ जस्टिस ने कहा था, नोटबंदी की योजना के पीछे सरकार की जो मंशा है वो तारीफ के लायक है। हम आर्थिक नीति में दखल नहीं देना चाहते, लेकिन हमें लोगों को हो रही असुविधा की चिंता है। सरकार को इस मसले पर एक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया जाता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस जारी किया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने 9 नवंबर तक ये बताने को कहा है कि किस कानून के तहत 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए थे। कोर्ट ने सरकार और आरबीआई को हलफनामे में अपना जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि इस पहलू का जवाब देने के लिए कि ये कवायद अकादमिक है या नहीं, या न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है या नहीं, हमें इसकी सुनवाई करनी होगी। हम हमेशा जानते हैं कि लक्ष्मण रेखा कहाँ है, लेकिन जिस तरह से इसे किया गया था उसकी पड़ताल की जानी चाहिए। हमें ये तय करने के लिए वकील की दलील को सुनना होगा। बता दें कि यहाँ अकादमिक कवायद का ये मतलब है कि नोटबंदी का जो फैसला सरकार ने लिया था, क्या वो सिर्फ पेपरों तक सीमित तो नहीं है? क्या सरकार का फैसला प्रैक्टिकल लेवल पर लागू होने के लायक था या नहीं? क्या ये सिर्फ एक्सपर्ट्स के कहने पर बिना जांच किए लिया गया निर्णय तो नहीं था? सरकार ने जिस मकसद को पाने के लिए ये फैसला लिया था, क्या वो मकसद हासिल हो पाया या नहीं? क्या देश में छुपा हुआ काला धन खत्म हुआ या नहीं? इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार 500 और 1000 के नोटों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के बारे में जवाब देने के लिए अपनी फाइलों को तैयार रखे। सरकार को इस बारे में जवाब देना होगा कि सभी नोट 80% से अधिक तब प्रचलन में थे जब अचानक पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा देर शाम को किए गए संबोधन में नोटबंदी की घोषणा की गई। सरकार को इस मामले में जवाब देना होगा कि यह उपाय भ्रष्टाचार विरोधी था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी। इससे पहले बीते महीने की 28 सितंबर को 5 जजों की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की थी। तब बेंच ने यह कहकर कार्रवाई को टाल दिया था कि कोर्ट के पास और भी कई महत्वपूर्ण और अधिकारों से जुड़े मामले हैं। नोटबंदी को लेकर याचिकाकर्ताओं की दलील है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) किसी मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों को पूरी तरह से रद्द करने के लिए सरकार को अधिकृत नहीं करती है। धारा 26(2) केंद्र को एक खास सीरीज के करेंसी नोटों को रद्द करने का अधिकार देती है, न कि संपूर्ण करेंसी नोटों को। अब इसी का जवाब सरकार और आरबीआई को देना है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकीलों ने सरकार की नोटबंदी की योजना में कई कानूनी गलतियां होने की दलील दी थी, जिसके बाद 16 दिसंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया था। तब कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि कोर्ट ने तब नोटबंदी के मामले पर अलग अलग हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई से रोक लगा दी थी। आइए जान लेते हैं कि नोटबंदी के इस मामले पर क्या कहना है वरिष्ठ वकीलों का। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अकादमिक मुद्दों पर अदालत का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेहता की इस दलील पर आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता विवेक नारायण शर्मा की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि मैं संवैधानिक पीठ के समय की बर्बादी जैसे शब्दों से हैरान हूं, क्योंकि पिछली पीठ ने कहा था कि इन मामलों को एक संविधान पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए।
एक अन्य पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदम्बरम ने कहा कि ये मुद्दा अकादमिक नहीं है और इसका फैसला शीर्ष अदालत को करना है। इस तरह के विमुद्रीकरण के लिए संसद से एक अलग अधिनियम की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने यह दावा किया था कि नोटबंदी से काले धन पर पूरी तरह शिकंजा कस लिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं, क्योंकि ये तस्वीर 27 जुलाई 2022 की है। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के एक फ्लैट से ईडी को 50 करोड़ कैश मिला था। ये पूरी राशि 500 और 2000 के नोटों में थी। तो अभी इस पर यह सवाल उठता है कि क्या ये ब्लैक मनी नहीं थी? अगर नहीं थी तो इसका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं मिला? 2016 की नोटबंदी के समय केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि भ्रष्टाचारियों के घरों के गद्दों तकियों में भर कर रखा कम से कम 3-4 लाख करोड़ रुपए का कालाधन बाहर आ जाएगा। जानकारी के मुताबिक पूरी कवायद में कालाधन तो 1.3 लाख करोड़ ही बाहर आया, मगर नोटबंदी के समय जारी नए 500 और 2000 के नोटों में से अब 9.21 लाख करोड़ गायब जरूर हो गए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।